हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? तो आज संडे है और संडे के दिन मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं साइंस एंड टेक का क्लास यूट्यूब पर डालूँगा। तो अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए, इससे पहले वाले टॉपिक में जो संडे में हमने बात किया था साइंस एंड टेक में, हम वहाँ पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शुरू किए थे, जिसमें हमने ऑर्बिट को पढ़ना शुरू किया था, है ना, कि ऑर्बिट क्या है। ठीक है, तो ऑर्बिट में मैंने बताया था कि कोई एक पिंड, है ना, अगर दूसरे पिंड के चारों ओर चक्कर काटने लगता है तो वो जिस पथ पर चक्कर काटता है वही पथ जो होता है उसका ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, ठीक है, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं यानी जो मानव के द्वारा बनाए जाने वाले उपग्रह होते हैं, ऐसे उपग्रहों की जो कक्षाएं होती हैं ये वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। और जो नेचुरल होते हैं, जो प्राकृतिक उपग्रह, जैसे हमारा चंद्रमा वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, सॉरी सूर्य कह रहा हूँ, जैसे पृथ्वी हो गई, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये इनका जो ऑर्बिट होता है, ये ऑर्बिट इनका एक्चुअल में अति दीर्घ वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? अति दीर्घ वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो ये सब पीछे टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके थे, और इसके साथ ही हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा कि कक्षाओं का वर्गीकरण और केंद्रीयता के आधार पे हमने कक्षाओं का वर्गीकरण किया था, जिसमें मैंने बताया था कि केंद्रीयता के आधार पे अगर हम वर्गीकरण को देखेंगे तो दो प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। पहले को मैंने बताया था कि जो पहला होता है उसे हम लोग कहते हैं सूर्य केंद्रित कक्षा। ठीक है, क्या कहते हैं? सूर्य केंद्रित केंद्रित कक्षा कहते हैं। ठीक है, अब ये सूर्य केंद्रित कक्षा, इसको समझते हैं कि सूर्य केंद्रित कक्षा क्या है। देखो, सीधी सी बात है कि जिस कक्षा के केंद्र में सूर्य हो, केंद्र में कौन होना चाहिए? सूर्य होना चाहिए। अगर केंद्र में सूर्य है तो इसे हम लोग कहते हैं सूर्य केंद्रित कक्षा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो वो जो ग्रह जिस ऑर्बिट में चलते हैं ना, उस ऑर्बिट के केंद्र में ये सूर्य होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए बात करें अगर हम, तो पूरा हमारा सौरमंडल, पूरे सौरमंडल में जो ऑर्बिट के केंद्र में होता है वो सूर्य ही होता है। ठीक है, और अभी एक प्रस्तावित हमारा एक मिशन है जिसको हम लोग कह रहे हैं सौर उपग्रह है एक, एक्चुअल में सौर उपग्रह। ठीक है, ये जो सौर उपग्रह है इसका नाम है आदित्य L1। ठीक है, आदित्य, ठीक है, आदित्य L1। ये आदित्य L1 जो है ये सूर्य केंद्रित कक्षा का एक बिंदु है L1। ठीक है, इस L1 बिंदु पर इसको छोड़ा जाएगा, तो ये जब वहाँ छोड़ा जाएगा तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, और ये जिस ऑर्बिट पे चक्कर काटेगा उसके केंद्र में कौन होगा? सूर्य होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के टॉपिक में हमने बात कर लिया था। अब इसके बाद आज का हमारा अगला जो टॉपिक है मेरे बच्चों, उसका नाम है भू केंद्रित कक्षा। ठीक है, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे भू केंद्रित कक्षा। चलिए, भू केंद्रित कक्षा क्या बला है, आओ हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए, भू केंद्रित कक्षा जो होती है ना, कि मतलब जिसके केंद्र में कौन हो? पृथ्वी हो। ठीक है, जिसके केंद्र में कौन हो मेरे बच्चों? पृथ्वी हो। सीधी सी बात है कि भैया जिसके केंद्र में पृथ्वी हो, इसके केंद्र में पृथ्वी हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं भू केंद्रित कक्षा। ठीक है, और एग्जाम्पल को लेकर के अगर हम इसकी बात करें तो जैसे चंद्रमा है, ठीक है, तो ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा का जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट यानी कक्षा के केंद्र में कौन रहता है? पृथ्वी रहती है। ठीक है, तो ये भू केंद्रित कक्षा हो गई। अब फिर भू केंद्रित कक्षा का भी वर्गीकरण देखना है हमें, तो आइए देखते हैं कि भू केंद्रित कक्षा का वर्गीकरण कितने रूपों में है। तो मेरे बच्चों, अगर भू केंद्रित कक्षा का मैं वर्गीकरण करूं तो इसके वर्गीकरण के दो मुख्यतः रूप होते हैं। जो पहला इसका वर्गीकरण है ये ऊंचाई के आधार पे किया जाता है। ठीक है, पहला वर्गीकरण किस बेस पे? ऊंचाई के आधार पर, भू केंद्रित कक्षा। ठीक है, भू केंद्रित कक्षा का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, और पहला वर्गीकरण ऊंचाई के आधार पे, और दूसरा वर्गीकरण विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से झुकाव
विषुवत रेखा से झुकाव कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, ठीक है। यानी जो विषुवत रेखा है उस रेखा से कितने डिग्री का कोण बनाते हुए कोई ऑर्बिट है, एक इसके बेसिस पे हम भूकेंद्रित कक्षा का वर्गीकरण करेंगे। और पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाइयों पर है कक्षाएं, उसके बेसिस पे हम लोग भूकेंद्रित कक्षा का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो भूकेंद्रित कक्षा का हम वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्गीकरण कितने बेस पे कर रहे हैं? 2 बेस पे। पहला ऊंचाई के आधार पे और दूसरा विषुवत रेखा से झुकाव कोण के आधार पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊंचाई के आधार पे कितने प्रकार के भूकेंद्रित कक्षाएं पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो जो ऊंचाई के आधार पे भूकेंद्रित कक्षाएं होती हैं उनमें पहला जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं निम्न भू कक्षा, ठीक है। क्या बोलते हैं? निम्न भू कक्षा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं निम्न भू कक्षा। निम्न भू कक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। और इसे आप लोग अब इसका जो शॉर्ट नेम याद रखेंगे वो रखेंगे LEO, ठीक है। क्या रखेंगे? LEO। LEO का मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा। तो ये ऊंचाई के आधार पे पहली कक्षा होती है, ठीक है। ऊंचाई के आधार पे अगर हम दूसरी कक्षा के बारे में बात करें तो उसे हम लोग बोलते हैं मध्य भू कक्षा, ठीक है। क्या बोलते हैं? मध्य भू कक्षा। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? मिडिल अर्थ ऑर्बिट। तो M फॉर मिडिल, E फॉर अर्थ, O फॉर ऑर्बिट, ठीक है। तो इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा? MEO, ठीक है। एंड तीसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं भू स्थिर कक्षा, ठीक है। क्या कहते हैं? भू स्थिर कक्षा। अभी हम सभी कक्षाओं की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। भू स्थिर कक्षा को हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है वो याद रखनी है GEO, ठीक है। इसका जो शॉर्ट नेम होता है वो होता है GEO, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी भू स्थिर कक्षा, ठीक है। और उसके बाद जो ऊंचाई के आधार पे लास्ट वाला होता है जिसे हम कहते हैं HEO यानी उच्च भू कक्षा, ठीक है। उच्च भू कक्षा, उच्च मतलब हाई, HEO, ठीक है। हाई अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो ये ऊंचाई के आधार पर 4 प्रकार की कक्षाएं होती हैं। अब इन्हीं कक्षाओं पर हमें बहुत डिटेल अध्ययन करना है, तो चलिए अब हम इन पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट को लेकर के, ठीक है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्या है। चलो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? निम्न भू कक्षा, ठीक है। निम्न भू कक्षा, इसका शॉर्ट नेम क्या बताया मैंने? इसका शॉर्ट नेम है आपका LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में कि ये क्या है। देखो, पृथ्वी सतह, जैसे हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी की जो सतह है उस सतह में जो समुद्र का तल है, ठीक है। आपको पता होगा कि पृथ्वी सतह से अगर कोई हाइट नापते हैं तो हम समुद्र की तल से नापते हैं। तो भाई दबे एक मैं बढ़िया सा आउटलाइन दे दूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। देखो, मान लो ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये जो सतह देख रहे हैं ये समुद्र है, ठीक है। अब इस समुद्र से, ठीक है, इस समुद्र से अगर हम बात करें 100 किलोमीटर की हाइट तक का, ठीक है, 100 किलोमीटर की हाइट तक के लेकर के अगर हम बात करें तो 100 किलोमीटर की हाइट में जितना भी आपका स्पेस होता है, ठीक है, मतलब हालांकि स्पेस की शुरुआत इसके ऊपर से होती है। 100 किलोमीटर के ऊपर क्या है? स्पेस है, माने अंतरिक्ष है, ठीक है, एकदम खाली जगह है। तो ये जो 100 किलोमीटर का ये जो इतना रेंज है ना,
इस रेंज पर देश विशेष का अधिकार होता है, ठीक है। इतना वायु क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, इस वायुवीय क्षेत्रों पर किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार होता है। मतलब जिस कंट्री के ठीक ऊपर का जितना वायुवीय क्षेत्र है, उस कंट्री पर उस वायुवीय क्षेत्र पर उसी का अधिकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, जैसे ये हमारा भारत है यहाँ पे। अब इस भारत की 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, पृथ्वी सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो वायवीय क्षेत्र है आपके भारत के रेंज की सीमा तक का, वहाँ पे भारत का अधिकार होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 100 किलोमीटर के नीचे तक, पृथ्वी धरातल से ये 100 किलोमीटर का रेंज देख रहे हैं आप, यहाँ तक जो वायवीय क्षेत्र होता है इस पर राष्ट्र विशेषाधिकार होता है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर का ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर 100 किलोमीटर के बाद का जो रेंज है, इस रेंज पर किसी कंट्री का विशेष का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। ये माना जाता है कि ये 100 किलोमीटर के ऊपर का जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण मानवता की संपत्ति है, किसी एक देश की नहीं है, किसी एक राष्ट्र विशेष की नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं LEO ऑर्बिट के बारे में। देखिए LEO ऑर्बिट क्या है। तो LEO ऑर्बिट में देखिए, सबसे पहले पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के, पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। यहाँ तक में जितनी कक्षाएं पाई जाती हैं, सभी कक्षाएं LEO होती हैं, यानी निम्न भू कक्षा कहलाती हैं, ठीक है। 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में जितनी कक्षाएं होती हैं, सारी कक्षाएं LEO होती हैं, यानी लो अर्थ ऑर्बिट होती हैं, निम्न भू कक्षा होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसका जो व्यवहारिक उपयोग, ये रेंज जो है, रेंज है 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक का। लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं तो इस ऑर्बिट में हम लोग नॉर्मली 400 किलोमीटर से लेकर के 800 किलोमीटर के रेंज में ही इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो सामान्यतः जो व्यवहारिक उपयोग में लाया जाता है वो 400 किलोमीटर की हाइट से लेकर के 800 किलोमीटर तक की हाइट का ही निम्न भू कक्षा का उपयोग किया जाता है। जबकि रेंज कहाँ से कहाँ तक का है, 160 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक का, ठीक है। इन कक्षाओं में कौन से उपग्रह को छोड़ा जाता है, तो याद रखना है, निम्न भू कक्षा में हमें सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़ने होते हैं, ठीक है। हमारे जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं, जिसे हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अब ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को हम लोग कहाँ छोड़ते हैं, इस सैटेलाइट को हम लोग छोड़ते हैं LEO में, ठीक है। कहाँ छोड़ते हैं मेरे बच्चों, LEO में। और ये जो उपग्रह होता है, ये जो सुदूर संवेदी उपग्रह होता है, ये लगभग 90 मिनट में पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, ये LEO, इसका एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। यानी अगर हम पूरे दिन भर के बारे में बात करें, अच्छा ये अगर 90 मिनट देखें तो ये इसका परिक्रमण काल हो जाएगा, ठीक है। ये सुदूर संवेदी जो उपग्रह होता है, इसका परिक्रमण काल कितना होता है, तो होता है 90 मिनट का, ठीक है। अब अगर इस हिसाब से हम देखें तो प्रतिदिन कितने ये चक्कर लगाता होगा, तो मेरे बच्चों सुदूर संवेदी उपग्रह प्रतिदिन लगभग 16 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर काटता है, 16 चक्कर लगा लेता है। क्यों, क्योंकि एक चक्कर कंप्लीट करने में पृथ्वी का ये 90 मिनट लेता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये निम्न भू कक्षा की कुछ बेसिक बातें हो गई जिसको आपने देख लिया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं कि निम्न भू कक्षा की उपयोगिता क्या है, ठीक है। देखो LEO की उपयोगिता, LEO की उपयोगिता। चलिए अब हम बात करते हैं LE के उपयोगिता को लेकर के। तो देखिए, अगर हम LEO की उपयोगिता की बात करें तो सबसे पहला इसके जो यूज किया जाता है LEO का, यानी लो अर्थ ऑर्बिट का, निम्न भूकक्षा का, ये किया जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के उपग्रहों को छोड़ने में, ठीक है। यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं, इनको हम लोग कहाँ छोड़ते हैं, LEO में छोड़ते हैं। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए LEO कक्षा यूज की जाती है, ठीक है। पहले यूज हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो बनाए जाते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ऊपर ये स्टेशन बने भी हैं, है ना। तो ये जो अंतरिक्ष होता है ना, इसका पूरा एक स्टेशन बना हुआ है बहुत बड़ा सा, जिसमें उपग्रहों से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। हालांकि इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, ISSL, इसको जब हम बनाते हैं तो इसको भी हम LEO कक्षा में ही बना सकते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को। ऐसा क्यों है, इन सब का डिटेल अभी थोड़ी देर बाद हमें समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को हम जब प्रक्षेपित करते हैं तो किस कक्षा में करते हैं, LEO में करते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जहाँ पे हम लोग सभी सैटेलाइटों के नेटवर्क को कह सकते हैं कि कवर करेंगे या वहाँ से मैनेज करते हैं उसको, तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी कहाँ बनाया जाता है, LEO में भी बनाया जाता है, ठीक है। और रिसेंटली अभी एक हमारा एक यान प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है, और वो इसी कक्षा में किया जाएगा जिसका नाम है गगनयान, ठीक है। तो गगनयान ये भी प्रस्तावित है, ये भी भेजा नहीं गया है। तो ये जो गगनयान है, इसको जब हम प्रक्षेपित करेंगे तो इसको किस कक्षा में करेंगे, LEO में ही करेंगे, ठीक है। तो तीसरी इसकी उपयोगिता होगी। चौथी, अगर इसके यूज के बारे में हम बात करें तो देखिए, अंतरिक्ष पर्यटन, अंतरिक्ष पर्यटन दृष्टिकोण से, पर्यटन का मतलब समझ लो, मतलब घूमने के लिए, ठीक है। अब पृथ्वी को, विश्व को कितना घूमेंगे यार, आप सब ऊपर भी जाएंगे घूमने के लिए ना। तो वहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था बनाया जा रहा है कि जिससे वहाँ पे पर्यटन का विकास किया जा सके, ताकि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं ये यहाँ से घूमने फिरने के लिए अंतरिक्ष में जाएं। तो वो कहाँ जाएंगे, LEO में ही जाएंगे, ठीक है। अब क्यों ऐसा कुछ सब कुछ हो रहा है कि LEO में ही, ये उसके ऊपर क्यों नहीं, तो दिक्कत है ना, रिटर्न आने में समस्या होती है, ठीक है। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी LEO कक्षा काफ़ी उपयोगी है। और पाँचवें विषय में अगर हम बात करें इसके, तो पाँचवीं चीज़ ये कि अंतरिक्ष कचरा जो होता है, अब ये क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। अंतरिक्ष कचरे, अंतरिक्ष कचरे के कार्य के कारण चर्चा में। देखो अंतरिक्ष कचरा क्या होता है, देखो मान लो ये आपकी पृथ्वी है और ये LEO कक्षा है। ये कौन सी कक्षा है, LEO। मान लो 7 साल पहले, कितने साल पहले, 7 साल पहले एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यहाँ छोड़ा गया था, ठीक है। और यहाँ ये चक्कर काट रहा था 7 साल से। उसके बाद 7 साल चक्कर काटने के बाद उसकी अवधि ख़त्म हो गई कि अब इससे ज़्यादा वो चक्कर नहीं काटेगा। तो इसको हम लोग वापस नहीं लाते हैं, या वो वहीं दग फट नहीं जाता, ये कंटिन्यू यही चक्कर काटता रहता है। अब वो लगातार जब तक वो ध्वस्त नहीं हो जाता, किसी पिंड से टकरा कर ये ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वहाँ चक्कर काटेगा। तो अब ये जो RSS देख रहे हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देख रहे हैं, जब ये हमारे उपयोगी क्षेत्र में नहीं रह जाता ना, तो ये क्या हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष कचरा, ठीक है। अब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष कचरा बोलते हैं, ठीक है। तो जो सैटेलाइट हम लोग यहाँ से वहाँ ड्रॉप कर दिए, अब वो हमारी यूज का नहीं रह गया है, ठीक है, उसे, या फिर कोई अगर पिंड है किसी ऑर्बिट में, जैसे LEO की ऑर्बिट में ही अगर कोई पिंड लगातार कंटिन्यू चक्कर काट रहा है, तो उसे, इन सबको हम लोग अंतरिक्ष कचरा बोलते हैं। अंतरिक्ष कचरे को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंतरिक्ष कचरे के कारण जो है ये LEO लगातार चर्चा में रहती है, क्योंकि इतना ज़्यादा LEO में अंतरिक्ष कचरा भर चुका है कि अब नए उसको क्या नाम है, उपग्रह को छोड़ने के लिए स्पेस बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से LEO कक्षा लगातार चर्चा में रहती है, ठीक, ये हो गया। और देखिए छठवां सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, देखिए जो जासूसी या सैन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो इसी LEO में ही छोड़े जाते हैं, ठीक है, ठीक है, LEO में ही। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सैटेलाइट के थ्रू से पता कर लेते हैं कि बॉर्डर पे कौन घुस रहा है, कौन नहीं घुस रहा है। तो कैसे हो रहा है, ये सैटेलाइट की मदद से हो रहा है। तो जो जासूसी करने के लिए या सैन्य गतिविधियों की खुफिया जानकारी निकालने के लिए उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, वो कहाँ किए जाते हैं, LEO में ही किए जाते हैं, ठीक है। और भारत में इस कक्षा में स्थित जासूसी उपग्रह को नष्ट करने के लिए एक ASAT तैयार किया गया है, ठीक है। ASAT का मतलब होता है एंटी सैटेलाइट, ठीक है, एंटी
सैटेलाइट, ठीक है। एसेट का मतलब होता है एंटी सैटेलाइट, ठीक है। और एंटी सैटेलाइट किस मिशन के द्वारा छोड़ा गया, तो ये चीज़ आपको करंट अफेयर के लिए याद रखनी है कि एंटी सैटेलाइट 2019 में शक्ति मिशन के तहत छोड़ा गया है, ठीक है। किस मिशन के तहत? शक्ति मिशन के तहत छोड़ा गया है, 2019 में छोड़ा गया, ठीक है। तो भारत में इस कक्षा में स्थित जासूसी उपग्रह को नष्ट करने के लिए एसेट का सफल परीक्षण 2019 में मिशन शक्ति के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री हमारे एलईओ में हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए अगर कोई अपना सैटेलाइट छोड़ देगा, तो हमने क्या किया है? एसेट लॉन्च कर दिया है। एसेट क्या करेगा? उसकी जानकारी हमें दे देगा और हम उसे बहुत आराम से नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो हालांकि ये शक्ति मिशन के तहत 2019 में एंटी सैटेलाइट को छोड़ दिया गया है, ठीक है। सफलतापूर्वक इसने अपना काम कर दिया। तो ये है एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद अब हमें पढ़ना है एमईओ। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? एमईओ। एमईओ का मतलब मिडिल अर्थ ऑर्बिट। एमईओ का मतलब मेरे बच्चों मिडिल अर्थ ऑर्बिट। जिसको हम लोग कहते हैं मध्य भू कक्षा। क्या बोलते हैं इसको? मध्य भू कक्षा। चलिए अब हम बात करते हैं कि मध्य भू कक्षा क्या है। तो देखिए, मध्य भू कक्षा की अगर मैं सबसे पहले आप लोग को ऊंचाई बताऊं, ठीक है। तो मध्य भू कक्षा की जो ऊंचाई होती है ये 2000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। 2000 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में जितनी ऑर्बिट पाए जाते हैं सभी ऑर्बिट मध्य भू कक्षा कहलाते हैं या मध्य भू ऑर्बिट कहलाते हैं, ठीक है। और इसका लेकिन जब हम यूज़ करते हैं इसका, तो यूज़ करते समय हम लोग इसको बेसिकली 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 22,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो इसका जो हम व्यवहारिक यूज करते हैं, ये व्यवहारिक यूज कहाँ से कहाँ तक करते हैं? 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 22,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक सामान्यतः इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है। और इसमें जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, इन उपग्रहों का अगर मैं औसत परिक्रमण काल को लेकर के बात करूँ, औसत परिक्रमण काल को लेकर के बात करूँ, तो इसका औसत परिक्रमण काल होता है लगभग 12 घंटों का। कितने का होता है? लगभग 12 घंटों का होता है, ठीक है। और अगर ये 12 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो प्रतिदिन ये कितने चक्कर कंप्लीट करेगा? तो प्रतिदिन के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रतिदिन 2 चक्कर लगाएगा, ठीक है। इस ऑर्बिट में या एमईओ में जो भी उपग्रह छोड़े जाएंगे ये 2 चक्कर लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए ठीक है। अब इसमें कौन से उपग्रह छोड़े गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो उपग्रह छोड़े गए हैं, इसमें जो उपग्रह स्थापित किया गया है, स्थापित उपग्रहों को कहते हैं नौवहन उपग्रह, ठीक है। इसमें स्थापित उपग्रह का नाम क्या है? नौवहन या किसी को हम लोग कहते हैं स्थिति निर्धारण ठीक है। निर्धारण उपग्रह, स्थिति निर्धारण उपग्रह। इंग्लिश में बोले तो नौवहन का मतलब होता है नेविगेशन। ये वर्ड आपने जरूर देखा होगा जिसने लोग भी गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, नेविगेशन लिखा होता है, ठीक है। नेविगेशन, अरे यार, नेविगेशन या पोजीशन सैटेलाइट, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं जीपीएस सैटेलाइट, जीपीएस सैटेलाइट, ठीक है। तो अब इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, इसमें जो उपग्रह छोड़ा गया है उस उपग्रह का नाम है नौवहन या स्थिति निर्धारण उपग्रह, नेविगेशन या पोजीशन सैटेलाइट। इसी को हम लोग बोलते हैं जीपीएस उपग्रह, ठीक है। ये करता क्या है? आप लोग गूगल मैपिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जो सैटेलाइट है यही काम करता है कि पूरी गूगल मैपिंग को बहुत व्यवस्थित ढंग से
छोड़ता है, ठीक है, बहुत व्यवस्थित ढंग से आप लोग को शो करता है। तो ये जो सैटेलाइट है ये मैपिंग वाला काम करता है, ठीक है। और इसके बारे में अभी हमें बात करनी है एमईओ के, कि देखिए एक अमेरिका और रूस ने इस ऑर्बिट में, ठीक है, अमेरिका और रूस ने इस ऑर्बिट में अपना अपना एक जीपीएस सैटेलाइट छोड़ रखा है, ठीक है। अमेरिका का जो जीपीएस सैटेलाइट है उसे हम लोग बोलते हैं NAVSTR, नव स्टार, ठीक है। अमेरिका का जो जीपीएस सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, नव स्टार, ठीक है। और जो रूस का है इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोनास। ये दोनों कहाँ छोड़े गए हैं, ये छोड़े गए हैं एमईओ में, ठीक है। अमेरिका ने अपना सैटेलाइट, रूस ने अपना सैटेलाइट एमईओ में छोड़ा है। अमेरिका के सैटेलाइट का नाम है नौ स्टार एंड रूस के नाम है ग्लोनास, ठीक है। अब जो देखिए जो भारत ने अपना इसमें ड्रॉप किया है उसका क्या कहानी है। एमईओ में भारत ने जो सैटेलाइट छोड़ा है उनका नाम क्या है। तो देखिए भारत का जो नौवहन उपग्रह है, भारत का नौवहन उपग्रह, ठीक है। तो ये जो भारत का नौवहन उपग्रह है ये छोड़ा गया है, इसका नाम है नाविक, ठीक है। ये एक मतलब नाविक नाम से एक पूरी श्रृंखला चलाई गई थी, ठीक है। नाविक उपग्रह की श्रृंखला थी, ठीक है। और ये IRNSS के द्वारा छोड़ा गया। और कितना छोड़ा गया, ये कुल 7 उपग्रह छोड़े गए, ठीक है। अब तक कुल कितने उपग्रह छोड़े जा चुके हैं, 7 उपग्रह छोड़े जा चुके हैं। और IRNSS के द्वारा छोड़े जा चुके हैं। किसके द्वारा छोड़े जा चुके हैं, IRNSS के द्वारा छोड़े जा चुके हैं। और ये जो उपग्रह छोड़े गए हैं ये किस श्रृंखला के हैं, नाविक उपग्रह श्रृंखला के हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, इसका जो दूसरा श्रृंखला है उसमें इसका नाम क्या था यार, मैं भूल गया, NVS, हाँ, NVS श्रृंखला, ठीक है। दूसरा जो है NVS श्रृंखला, ठीक है। और इसमें कुल 5 उपग्रह हैं, ठीक है। कितने उपग्रह हैं, 5, लेकिन अभी कितने छोड़े जा चुके हैं, 1 छोड़ा जा चुका है। वहाँ 7 थे, 7 छोड़े जा चुके हैं, ठीक है। और किसके द्वारा वो नाविक वाला उपग्रह छोड़ा गया था, IRNSS। आप चिंता ना लें IRNSS क्या है, बहुत डिटेल पढ़ेंगे कि IRNSS क्या है। बस अभी आप समझ लीजिए कि ये उपग्रहों को छोड़ने वाली एक जगह है, ठीक है। बस आप इतना जान लीजिए अभी, ठीक। तो ये हो गया। और ये जो भारत का नौवहन उपग्रह है ना, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया है, ठीक है। ये कितनी ऊंचाई पर छोड़ा गया, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया है। और जहाँ ये छोड़ा गया 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, एग्जैक्टली 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं GEO। क्या बोलते हैं, GEO या GSO, ठीक है। GEO या GSO, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो ये हो गया एमईओ, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जीईओ के लेकर के। चलो देखो जीईओ का मामला क्या है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर बात तो एमईओ की हो रही है, नौवहन उपग्रह बताए कि एमईओ में छोड़ा जाता है, तो आप कह रहे हैं कि फिर इसको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर डाल दिया गया है, तो इसे हम लोग जीईओ कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए जीईओ, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भू स्थिर कक्षा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, भू स्थिर कक्षा, ठीक है। अब समझिए भू स्थिर कक्षा की कहानी क्या है। इसकी जो ऊंचाई होती है ना, ये पृथ्वी के समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई देखोगे तो ये एग्जैक्टली होती है 35,786 किलोमीटर। कितनी होती है, 35,786 किलोमीटर, जिसको हम लोग लगभग मान लेते हैं कि ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई है, ठीक है। अब आप ही बताओ, जो नौवहन भारत का नौवहन उपग्रह छोड़ा गया है
वो छोड़ा गया 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और जबकि 35,786 किलोमीटर की ही हाइट से शुरू हो जाता है जीईओ। तो इस वजह से वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो भारत का ये नौवहन उपग्रह छोड़ा गया है, ये नौवहन उपग्रह जीईओ की कक्षा में छोड़ा गया है, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको बताया। क्लियर? अब देखिए, तो इसकी जो एग्जैक्टली हाइट है वो 35,786 किलोमीटर है, लेकिन इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये 36,000 किलोमीटर की हाइट है, ठीक है। अब ये जो है जीईओ जिसे आप लोग कह रहे हैं, ये भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा या इसी को कह सकते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। इसकी इस रेखा के ऊपर जो होता है, ठीक है, ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर की कक्षा, विषुवत रेखा के ऊपर की कक्षा जो है, ठीक है, इस कक्षा से ऊपर की कक्षा विषुवत रेखा से झुकाव कोण 0 डिग्री होती है। अब ये चीज़ थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, ठीक है, कि सर ये मतलब क्या है इसका। देखिए स्टेटमेंट पहले आप सुनिए कि भूमध्य रेखा अर्थात जो विषुवत रेखा होती है, इसके ऊपर की जो कक्षा है ना, ये विषुवत रेखा के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, और यही जो कक्षा है ये जीओ है। अब इसको कैसे आप समझेंगे, एक डायग्राम की देखिए, ये पृथ्वी है, ये क्या है मेरे बच्चे, पृथ्वी है, और इस पृथ्वी का ये मान लेते हैं हम लोग कि ये भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा है। तो इसी के ठीक ऊपर से ये जो गुजरने वाली रेखा है, ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगी, और अगर ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगी तो ये जो आपकी जीईओ की कक्षा है, ये जीईओ की कक्षा या जीएसओ की जो कक्षा है, ये इस विषुवत रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। यही तो सीधा सीधा कहा जा रहा है, ठीक है, कि भूमध्य रेखा अर्थात जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा के ऊपर की जो कक्षाएं होती हैं, ये विषुवत रेखा के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है। और एग्जैक्टली सीधी सी बात है ना, जैसे ये विषुवत रेखा है, अब इस विषुवत रेखा के ऊपर ये एक ऑर्बिट है, तो देखो दोनों पैरेलल हो गए, अगर पैरेलल हो गए हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो वही चीज़ बताई जा रही है। अब आगे देखिए, ठीक है, 0 डिग्री का ये कोण बनाते हैं, ठीक है। और एक फिक्स बात ये जान लीजिएगा कि जीओ कक्षा जो होती है केवल एक ही है, ठीक है, जीओ कक्षा की संख्या कितनी है, एक ही, जबकि यमीओ या एलईओ कक्षाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। जीओ कक्षा सिर्फ एक है, और वो कहाँ है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। बाकी आप लोग देख रहे हैं कि जैसे अगर हम यमीओ की बात करें तो यमीओ में मैंने आपसे कहा कि 2000 किलोमीटर की हाइट से लेकर के जो है 22,000 किलोमीटर की हाइट तक का है, ठीक है। या फिर अगर मैं एलईओ को लेकर के बात करूँ तो एलईओ में मैंने बताया कि ये 160 किलोमीटर की हाइट से लेकर के ये 2000 किलोमीटर। तो यहाँ एक रेंज है। रेंज क्यों है? क्योंकि यहाँ कक्षाओं की संख्या ज़्यादा है, जबकि जीओ कक्षा में केवल और केवल एक ही कक्षा है। कौन सी कक्षा है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो इसमें ऐसे उपग्रह छोड़े जाते हैं जो बहुउद्देशीय होते हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय जो होते हैं ऐसे उपग्रह इसमें छोड़े जाते हैं। मतलब ये है कि एक ऐसा उपग्रह जो बहुत सारे कामों को करता हो, ठीक है, बहुत सारे उद्देश्यों से जिसको छोड़ा गया है कि वो नेविगेशन का भी काम कर ले, वो रिमोट सेंसिंग का भी काम कर ले, है ना। तो उसको अगर बाय द वे कोई ऐसा उपग्रह है जो कई सारे काम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में ऐसे उपग्रहों को हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय उपग्रह। और बहुउद्देशीय उपग्रहों को कहाँ छोड़ा जाता है? जीईओ में छोड़ा जाता है। बात समझ में आ गई? और इसका अगर परिक्रमण काल देखो तो इसका परिक्रमण काल जो होता है ये 24 घंटे का होता है। 24 घंटे का होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक दिन में केवल एक ही चक्कर लगाता है, यानी आप कह सकते हैं कि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए ये जो उपग्रह है ना, ये ऐसा लगता है कि ये स्टेबल हैं, रुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी की परिक्रमण काल के बराबर होता है। अब जैसे देखो ये अपनी पृथ्वी है और यहाँ ये छोड़ दिया गया सैटेलाइट जीओ कक्षा में,
अब जितना टाइम में पृथ्वी यह रोटेट करेगी उतने टाइम में ये भी तो रोटेट कर जाएगा। तो इस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बहुउद्देशीय उपग्रह होते हैं जिन्हें जीओ ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, ये उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जीईओ ऑर्बिट। इसके बाद अब हमें बात करनी है अपने अगले ऑर्बिट के बारे में, जिसका नाम है एचईओ। एचईओ मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, यानी उच्च भू कक्षा। उच्च भू कक्षा। चलो अब हम बात करेंगे कि उच्च भू कक्षा, उच्च भू कक्षा लिखो उच्च भू कक्षा। देखिए 36,000 किलोमीटर की जो हाइट है, इसके ऊपर की जो कक्षा है ना, इस कक्षा को हम लोग कहते हैं उच्च भू कक्षा। ठीक है, 36,000 किलोमीटर की हाइट से ऊपर की जो कक्षा है इसे कहते हैं उच्च भू कक्षा। हालांकि इसका अभी कोई यूज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं किया जा रहा है। अभी एक प्रस्तावित यूज इसका है और वो यही है कि अंतरिक्ष कचरे को यहाँ भेजा जाए। ठीक है, तो भी जब हम अंतरिक्ष कचरा पढ़ेंगे तो वहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 4 प्रकार के हमने ऊंचाई के आधार पे कक्षाओं को देखा। इसके बाद जो हमने वर्गीकरण किया था उसमें मैंने विषुवत रेखा से झुकाव कोण के आधार पर किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखो विषुवत रेखा से झुकाव कोण के आधार पे भू केंद्रित कक्षा। ठीक है, तो मेरे बच्चों अगर भू केंद्रित कक्षा में विषुवत रेखा से झुकाव कोण के आधार पे बात करूं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब इसमें से जो पहला प्रकार है, आइए अब हम इस पर बात करते हैं। जो पहला प्रकार है उसे मेरे बच्चे जीईओ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी जो हमने पीछे देखा, ठीक है, जीईओ या जीएसओ। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसका क्या नाम है मेरे बच्चे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, यानी स्थिर भू कक्षा। ठीक है, या इसी के कई सारे नाम यार। इसी को हम लोग बोलते हैं भूतुल्यकालिक कक्षा या भू स्थिर कक्षा। यही है, एक ही चीज़ है, अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, अब चलिए, तो इसकी हाइट को लेकर के मैंने बात किया। अच्छा, अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये ऊंचाई के आधार पे भी आपने इसी को बताया, विषुवत रेखा के से झुकाव कोण के आधार पे भी बता रहे हैं। मेरे बच्चे, विषुवत रेखा के से झुकाव के कोण पर अगर कोई के आधार पे अगर कोई कक्षा है तो क्या वो उसकी पृथ्वी धरातल से ऊंचाई नहीं होगी, है ना? तो इस वजह से जीओ कक्षा वहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो ये जो जीईओ कक्षा है, इस जीओ कक्षा को हमने पीछे डिस्कस कर लिया। हाइट इसमें मैंने कितना बताया? इसकी जो हाइट होती है ये एग्जैक्टली होती है 786 किलोमीटर की। लेकिन इसको एग्जैक्टली कितना मान लेते हैं? 36,000 किलोमीटर। कितना मान लेते हैं? 36,000 किलोमीटर की हाइट। ठीक है, और ये कितनी है? एक ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा जीएसओ का थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है कि जो जीएसओ कक्षा होती है ना, ये जीएसओ कक्षा, जीईओ तो एक ही होती है, लेकिन जो जीएसओ कक्षा होती है ये इसकी संख्या कई सारी हो सकती है। ठीक है, ये जो जीएसओ कक्षा होती है इसकी संख्या कई सारी होती है। अच्छा, बेसिकली अगर एकदम दोनों को मैं सेपरेटली बताऊँ, हालांकि दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। अभी मैं दोनों का अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिएगा। देखो, ये है पृथ्वी। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी। और ये है पृथ्वी की विषुवत रेखा। ये क्या है? पृथ्वी की विषुवत रेखा है। अब देखो, ये एक जियो ऑर्बिट ऐसे है। ठीक है, वो पहला जियो ऑर्बिट।
वो क्या है, मेरा पहला जियो ऑर्बिट है। अब ये है आपकी विषुवत रेखा और ये है जियो ऑर्बिट। ये दोनों अभी कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। और पैरेलल है तो इनके बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। तो इसी को एग्जैक्टली हम बोल देंगे GEO, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, GEO। बहुत ध्यान देना है। अब जितनी त्रिज्या इसकी है, इसकी वही त्रिज्या लेकर के मैं ये एक और ऑर्बिट खींच देता हूँ। इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट की पृथ्वी से ऊंचाई सेम ही है, ठीक है, बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, अब अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ तो आप इस विषुवत रेखा, मैं विषुवत रेखा को ये विषुवत रेखा, ये जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा और ये जो आपकी बार वाली कक्षा, क्या दोनों के बीच में एक एंगल नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो ऐसे हम कई सारे खींच सकते हैं ना, ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, तो ऐसे कई सारे खींच सकते हैं। और ये जो हम ऐसे अलग अलग एंगल पे कई सारे खींच रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं GSO। इसी पे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, GSO, यानी जियो सिंक्रोनमस, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जियो सिंक्रोनमस, ठीक है, जियो सिंक्रोनमस, यानी भूतुल्यकालिक कक्षा, क्रोनस होता है, क्रोनस, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आए, थोड़ा सा मैं फिगर एकदम क्लियर करके आपको समझाऊँ तो शायद थोड़ा और क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। देखो, तो है तो वो GEO कक्षा ही है, ठीक है। ये हो गई पृथ्वी, ये क्या हो गई, पृथ्वी। और ये क्या है, ये है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। और ये हो गई हमारी GEO ऑर्बिट। ये क्या है, GEO ऑर्बिट है। पृथ्वी धरातल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 36,000 किलोमीटर। अब बहुत विशेष ध्यान देना, हालांकि ये विषुवत रेखा और ये पैरेलल है, ठीक है। ये कैसे हैं, पैरेलल हैं। अरे मेरे भैया, अब वो पैरेलल तो है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मुझे बताओ कि यही 36,000 किलोमीटर की हाइट पे क्या एक दूसरा ऑर्बिट ऐसे नहीं खींचा जा सकता है, या कोई तीसरा ऑर्बिट ऐसे नहीं खींचा जा सकता है, या कोई ऑर्बिट ऐसे नहीं खींचा जा सकता, खींचा तो जा ही सकता है। और इन सभी ऑर्बिट्स की जो हाइट है, ये 36,000 किलोमीटर की ही हाइट है। तो भैया 36,000 किलोमीटर की ही हाइट है। तो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे जो होते हैं उन्हें GEO ही कहते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि GEO या GSO ये लगभग सेम है, ठीक है। लेकिन बारीकी से देखने पे इनमें अंतर है, ठीक है। और वो अंतर यही जो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो वाइट वाला, ये जो मैंने खींचा, ये इसे आप लोग खाली GEO बोलेंगे। लेकिन हाई जो है, ये इसे भी जियो बोल सकते हैं। लेकिन इसका अगर एक अलग स्पेशल नाम देखेंगे तो वो है जियो सिंक्रोनस, ठीक है, यानी भूतुल्यकालिक कक्षा। समझ में आ रही है, ठीक है। हाइट सेम होती है। तो ये देखो, अलग अलग एंगल पे होते हैं, ये विषुवत रेखा के साथ अलग अलग एंगल पे हैं और इनकी संख्या कई सारी है। तो GSO की जो संख्या होती है कई सारी होती है, जबकि GEO की जो संख्या होती है ये एक ही होती है, ठीक है। अब समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। अब देखो कि जो हमारा GEO कक्षा है, ठीक है, क्या है, GEO, ये जो हमारा GEO कक्षा है, इस GEO कक्षा का अगर हम विषुवत रेखा के साथ कोण देखें तो वो कोण कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का कोण है। लेकिन ठीक है, अच्छा, अगर ये 0 डिग्री का है तो आपको ये चीज़ एकदम स्पष्ट समझ में आ रही है कि ये जो GEO कक्षा है, ये कक्षा विषुवत रेखा के एकदम ठीक ऊपर होगी कि नहीं होगी। विषुवत रेखा के एकदम ठीक कहाँ होगा, एकदम इसी के ठीक ऊपर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज़, जो GSO कक्षा है, ठीक है, GSO कक्षा बेसिकली GSO जो कक्षा है, इस कक्षा का विषुवत रेखा के साथ जो झुकाव कोण होना चाहिए, ठीक है, ये
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये कुछ भी हो सकता है जीएसओ कक्षा की, लेकिन जीईओ कक्षा सदैव 0 डिग्री पे होगा। अभी मैंने जो बात बताई अगर उसको समझा होगा आप लोगों ने तो ये चीज़ लिंक कर पा रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बातें? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये है जीईओ कक्षा या जीएसओ कक्षा, और ये कक्षा किस बेसिस पे हमने आपको बताया, ये है विषुवत रेखा से झुकाव कोण के आधार पे। ठीक है, अब जरा देखिए कि ये जो है जीईओ कक्षा या जीएसओ कक्षा, इस जीईओ कक्षा में या जीएसओ कक्षा में कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? ठीक है, तो देखिए मैंने हालांकि इसका जवाब भी पीछे दे रखा है कि इसमें छोड़े जाते हैं बहुउद्देशीय उपग्रह। बहुउद्देशीय का मतलब जो केवल एक ही काम से ना गया हो, 3-4 कामों को वो करने गया हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय उपग्रह। ठीक है, तो ये बहुउद्देशीय उपग्रह है मेरे बच्चे। अब एक चीज़ तो ये है कि बहुउद्देशीय उपग्रहों की जो संख्या है ना, ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुउद्देशीय उपग्रहों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये बढ़ने की ही वजह से अब देखो ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा विषुवत रेखा है, और ये एक ही जीईओ कक्षा है। जीईओ कक्षा की संख्या आपको पता है कि एक ही है ना? ये आपका जीईओ ऑर्बिट है, इसकी संख्या एक ही है। अब मेरे भैया इसमें आप कितना सारा उपग्रह डाल देंगे, और बहुत सारा उपग्रह डाल देने पे दिक्कत होती है ना, एक ही ऑर्बिट में चल रहे हैं तो आपस में लड़ भी सकते हैं, तमाम दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस वजह से एक ऑर्बिट में एक सीमित मात्रा में ही हम लोग उपग्रह डाल सकते हैं। तो बहुउद्देशीय उपग्रहों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, जिसकी वजह से जीईओ ऑर्बिट बहुत बिजी हो गया है, यहाँ और नए ऑर्बिट नहीं डाले जा सकते। इसी वजह से यहाँ पे इस तरीके से जीएसओ ऑर्बिट का निर्माण किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? जीएसओ ऑर्बिट का निर्माण किया गया है। ठीक है, और जीएसओ ऑर्बिट का निर्माण कर दिया गया है, जिसकी वजह से संचार उपग्रह जो होते हैं, ठीक है, संचार उपग्रह का एकदम अगर जब भी आपके दिमाग में है संचार उपग्रह, तो संचार उपग्रह का सीधा सा मतलब जैसे आप कहीं कॉल पे बात करते हैं तो किस सैटेलाइट की मदद से करते हैं? संचार उपग्रह। आप D2S देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टू होम, ये किस सैटेलाइट की मदद से होता है? संचार की मदद से होता है। आप किसी को लाइव इंस्टाग्राम पे देख रहे होते हैं, आप किसी को लाइव यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, ये संचार सैटेलाइट की मदद से होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो जीएसओ कक्षाएं कई सारी हो गई, तो इससे जो संचार उपग्रह है, संचार उपग्रहों को समायोजित कर पाने में सक्षम है। ठीक है, तो ये आपकी जियो कक्षा। अभी जियो कक्षा से रिलेटेड कुछ और भी थोड़े 1-2 डिबेट हैं, अब आइए उन पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक है ITU। क्या है? ITU, ये एक संस्था है। ITU का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अब इसका जीईओ कक्षा में क्या मतलब है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी संस्था है, और इस संस्था ने कहा कि जो जीईओ कक्षा है, ठीक है, ये जो जीईओ कक्षा है, इस कक्षा में जो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, इस कक्षा में जो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, इन उपग्रहों के बीच में, ठीक है, उपग्रहों के बीच में लगभग 3 डिग्री का अलगाव होना चाहिए। ठीक है, यानी एक उपग्रह दूसरे उपग्रह के साथ लगभग 3 डिग्री के डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इसका इन्होंने प्रतिपादित किया था इसका। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, इन्होंने ही बताया कि जीईओ कक्षा में जो उपग्रह डाले जा रहे हैं, अगर एक उपग्रह और दूसरे उपग्रह के बीच में 3 डिग्री का जो कोणीय विस्थापन है, ये देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में सारे उपग्रह एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात करें, ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र
यानी एशिया में जो प्रशांत महासागर है उस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र में जो उपग्रह हैं, इन उपग्रहों के बीच का जो अलगाव है ये 1 डिग्री से भी कम हो गया है, जबकि होना कितना चाहिए 3 डिग्री, तभी सारे उपग्रह आपस में सेफ रहेंगे। ठीक है, 1 डिग्री से भी कम है। अब ऐसे में क्या है, ऐसे में बहुत भयानक तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इससे जो सबसे पहली समस्या उत्पन्न हुई ये यही उत्पन्न हुई कि जो उपग्रह है ये आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी जियो कक्षा में बहुत सारे उपग्रह हैं, बहुउद्देशीय उपग्रह जो बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं, इनके बीच का अलगाव अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कहती है कि 3 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन एशिया प्रशांत क्षेत्र में जितने भी ये बहुउद्देशीय उपग्रह हैं जियो कक्षा में, उनके बीच की जो कोणीय विस्थापन है ये 1 डिग्री का हो गया है। तो ऐसे में क्या समस्या आएगी, ऐसे में पहली समस्या यही आएगी कि उपग्रह आपस में टकरा सकते हैं। ठीक है, उपग्रह आपस में टकरा सकते हैं। और दूसरी भयानक जो समस्या होगी वो होगी एनर्जी, ENERGY, एनर्जी स्पिन ऑफ। ठीक है, अब ये एनर्जी स्पिन ऑफ की क्या समस्या है, इसमें समस्या ये है कि किसी एक उपग्रह से भेजे गए संकेत दूसरे उपग्रह को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। इस समय ज़्यादातर आप लोग ये महसूस करते होंगे कि कभी कभार एक के पास फ़ोन लगाए होते हैं ना, तो जिसके पास आपने कॉल लगाया, कॉल तो सही जगह पे लगा, लेकिन आप उसमें आवाज़ किसी तीसरे की सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो दिक्कत है ये कहलाती है एनर्जी स्पिन ऑफ। ठीक है, कि मतलब एक उपग्रह का भेजा गया जो संकेत है वो किसी दूसरे उपग्रह को प्राप्त हो जाए। ठीक है, और इससे क्या होगी, संचार सेवा बाधित होगी। ठीक है, तो ये 2 समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और जियो कक्षा जो है हमारी, ये जो जियो कक्षा है, इस जियो कक्षा में अगर हम उपग्रहों की संख्या को बढ़ते हुए देखें तो इससे क्या होगा कि यातायात की समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब जाहिर सी बात है, वहाँ भीड़ भाड़ हो जाएगा तो यातायात नहीं उत्पन्न होगा। वहाँ भी जब सब जो आपके उपग्रह हैं सब ऑर्बिट में चल ही रहे हैं बेचारे, और जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा तो उनके लिए यातायात की समस्या तो होगी ही होगी, है ना। तो ऐसे में यातायात की समस्या उत्पन्न होती है, और यातायात की समस्या को हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्पेस इन स्पेस, अंतरिक्ष में जगह की समस्या। ठीक है, और इस समस्या से निपटने के लिए जो ITU है, यानी इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन जो यूनियन है, इसने कुछ सुझाव दिया है। ठीक है, ये जो अभी ऊपर मैंने आप लोगों को ये जो समस्याएं बताई, इन समस्याओं को से निपटने के लिए ITU ने कुछ सुझाव दिया। पहला सुझाव यही दिया कि हर देश GEO कक्षा में अपना अलग अलग उपग्रह डाल रहा है। तो ऐसे में क्या हो कि सारे उपग्रह, अगर हर एक कंट्री अपनी अलग अलग उपग्रह डालेंगे तो स्वाभाविक है कि उपग्रहों की संख्या बढ़ जाएगी। तो क्यों ना सारी कंट्री मिल करके, सारी कंट्री नहीं लेकिन कम से कम 10-5 कंट्री आपस में मिल करके साझा करके अलग अलग उपग्रह स्थापित करने के बजाय केवल एक ही उपग्रह स्थापित करें और उसी से अपने कामों को साझा कर ले, अपनी अपनी सुविधाओं को साझा कर ले। ठीक है, तो इससे क्या होगी, इससे उपग्रहों की जो संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती थी वो अब कम हो जाएगी। समझ में आ गया। ठीक है, और दूसरा ITU ने जो दूसरा सुझाव दिया है वो क्या है, देखिए दूसरा सुझाव ये है कि GSO की कक्षाएं भी तो हमारे पास हैं। ठीक है, तो GSC कक्षाओं का उपयोग संचार उपग्रह के लिए करें। ठीक है, यानी जितने उपग्रह संचार व्यवस्था के लिए भेजे जाते हैं, संचार सैटेलाइट जितने होते हैं, ठीक है, जितने संचार सैटेलाइट होते हैं उनको कहाँ भेजा जाए, GSO में भेजा जाए। ठीक है, और जो बहुउद्देशीय हैं उनको कहाँ भेजा जाए, उनको भेजा जाए GEO में भेजा जाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये कि एक ही ऑर्बिट में उपग्रह भरने के बजाय एक ही ऑर्बिट के अलग अलग कोणों वाले ऑर्बिट में ये उपग्रह हो जाएंगे, जिससे केवल एक ही ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। और थर्ड जो ITU ने दिया है सुझाव, ये है ग्रेव यार्ड ऑर्बिट का। ठीक है, इन्होंने सुझाव दिया जिसे कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑर्बिट। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ग्रेव यार्ड ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे हम लोग कहते हैं कब्रिस्तान कक्षा। कब्रिस्तान कक्षा, ठीक है। अब कब्रिस्तान कक्षा क्या है, देखिए जो उपग्रह का कार्यकाल समाप्त हो गया है,
जिस उपग्रह का कार्यकाल समाप्त हो गया, मतलब अब वह उपग्रह हमारे काम का नहीं है। ऐसे उपग्रहों को क्या करना चाहिए कि उसमें जो ईंधन बचा हो, देखिए ये पृथ्वी है और ये हमारी जियो ऑर्बिट है, ठीक है। ये जियो ऑर्बिट है, कितनी हाइट पे है ये आपको पता है, ये 36,000 किलोमीटर की हाइट पर है। और बाय द वे कि यहाँ ये एक उपग्रह है, ठीक है, ये क्या है, एक उपग्रह है। ये उपग्रह की अब उपयोगिता ख़त्म हो चुकी है, तो इसे क्या किया जाए, 36,000 किलोमीटर से ऊपर की जो हाइट है इस ऑर्बिट को बोला जाता है एचईओ। ये चीज़ तो अच्छी तरीके से जाने हो ना, इसे क्या बोला जाता है, एचईओ। तो अब क्या करना चाहिए कि इस ऑर्बिट में जो ईंधन बचा हो उस ईंधन का प्रयोग करके इसे इस ऑर्बिट में भेज देना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्बिट पूरी तरीके से खाली है। तो ऐसे में क्या होगा कि जिन उपग्रहों की उपयोगिता अब नहीं रह गई है वह अंतरिक्ष कचरे के रूप में किसी ऑर्बिट में भीड़ नहीं लगाएंगी, वो उस मार्ग को खाली कर देंगे, उस ऑर्बिट को खाली कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ITU ने इन समस्याओं से बचने के ये 3 उपाय दिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो अगला लास्ट ऑर्बिट है जिसे हम लोग बोलते हैं GTO, ठीक है, क्या बोलते हैं, GTO ऑर्बिट, ठीक है। ये भी आपका, अच्छा मैंने उधर 2 ही बताए थे शायद ना, एक ये GEO बताया था या GSO, और एक शायद बताया था PO का, है ना, ठीक है। और एक और ऑर्बिट है जिसको हम लोग बोलते हैं GTO ऑर्बिट, ठीक है। तो ये GTO ऑर्बिट क्या है पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।